हम लोगों ने बच्चों भी बात कर ली पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी पे बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी जो मैयर होती है दैट इज बिकॉज ऑफ पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी मैयर होती है बिकॉज ऑफ मोशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अहम है, जरा ध्यान से देखिएगा। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले डेरिवेशन थोड़ी सी कर लेते हैं कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में होना क्या है। वी नो दैट the third equation of motion is written as 2as is equals to vf square minus vi square। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको एंड पे सरप्राइज के तौर पे बताऊंगा। अभी जरा इसकी डेरिवेशन देखिएगा। अगर आप इसको यूं लिखें 2as is written as displacement vf square minus vi square is written as it is। मजीद चेंजिंग करें, d को एक तरफ रहने दीजिए, इस 2a को मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड कर दीजिए, 2a इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। नाउ दिस इज योर इक्वेशन, लेट्स से कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विद फोर्स ऑन बोथ साइड्स, f मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल्स टू f इंटू 1/2a वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब आप जानते हैं कि जो एफ है बाय द न्यूटन सेकंड लॉ इट इज आल्सो एम ए, सो ए को ए से काट दीजिए, एफ डी विल बी इक्वल्स टू द वर्क, ये वर्क के इक्वल आ जाएगा, वर्क विल बी इक्वल्स टू 1/2 एम इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क इज इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई के 1/2 एम वी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वायर। एम वी एफ स्क्वायर इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी आई स्क्वायर इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं उसको एज अ होल लिख सकता हूं कि वर्क दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो यही सरप्राइज था जो मैंने आपको एंड पे देना था। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई जिस बॉडी पे जितना काम किया जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में उतना ही चेंज आएगा। वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी अपने छोटे भाई को साइकिल पे बिठा के उसे धक्का दे रहे हैं। अब आप अगर कम काम करेंगे, कम वर्क करेंगे, कम पुश करेंगे, धक्का कम लगाएंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कम आएगा। अगर आपने पुश करना है, ज्यादा धक्का देना है, बहुत जोर से धक्का देना है, you will do more work, its kinetic energy will be changed more। so ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल डेरिवेशन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट थी इसलिए आपको करवा दी। अब आगे बढ़ते हैं जरा इससे। द नेक्स्ट टॉपिक इज, जिसे बच्चे नाइटमेयर समझते हैं और इंतहाई आसान टॉपिक है। द टॉपिक इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वाला टॉपिक वैसे रिवीजन है, करवाना तो नहीं चाहिए सारा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ डेरिवेशन, इसलिए अखलाकन, क्योंकि टॉपिक मुश्किल है, बच्चे यहाँ पर डेरिवेशन में गलती कर जाते हैं। तो सारी डेरिवेशन तो मैं आपको नहीं करवा सकता बिकॉज रिवीजन सेशन चल रहा है, लेकिन इसकी डेरिवेशन मैं आपको करवाऊंगा। कोशिश करूंगा कि थोड़ी शॉर्ट करके करवाऊँ, छोटे छोटे रिजल्ट्स आपको उसमें बता दूं, सारी चीजें नहीं लिखूंगा डिटेल में। सबसे पहले क्या लिखना है, व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन। भाई एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का तो हमें पता है, ऐसी एनर्जी जो कि उसकी पोजीशन की वजह से हो। जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि लेट्स से, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। जमीन से हमने एक बॉल को ऊपर उठाना शुरू किया, जिस हाइट पे इस बॉल को लेके चले गए, लेट्स से हाइट h है, तो इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी mgh हो जाएगी। ये तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो जरा सुनिएगा गौर से। अब आपने इस बॉल को जमीन से उठा के किसी हाइट पे नहीं लेके जाना, अब आपने इस बॉल को जमीन से उठा के इंफिनिटी पे लेके जाना है। इस बॉल को इंफिनिटी तक लेके जाने के लिए जो काम करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो चीज मैंने बोली है इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू इंफिनिटी अगेंस्ट द ग्रेविटी इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी।
मेरा ख्याल है इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। पॉज करके कहीं पर लिख लीजिएगा डेफिनेशन। सबसे पहला पॉइंट जो कि आपने लिखना है मैं दोबारा बता देता हूं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू इंफिनिटी अगेंस्ट द ग्रेविटी इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन आपने लिख ली। इसको यूं भी डिफाइन किया जाता है द मैक्सिमम एनर्जी विच अ बॉडी कैन स्टोर। इंफिनिटी पे जो बॉडी की एनर्जी होगी, यहां पे वो बॉडी की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो पहली चीज डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन के बाद जो काम आपने करना है वो इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब आपको ये काम करने में प्रॉब्लम क्या होगी जरा देखिएगा। सपोज कर लीजिए कि दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर अर्थ, बॉल को यहां से उठाना है, लेके जाना है इंफिनिटी पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, क्या ख्याल है? इट इज द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स। अगर आप थोड़ी सी हाइट के लिए इस बॉल को उठाएंगे, यहां पे तो फोर्स कांस्टेंट हो सकती है, मगर जब आपने इसको यहां से उठा के इंफिनिटी पे लेके जाना है, फोर्स विल नॉट बी कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। सो सपोज कर लीजिए कि यहां तक आपको इसे लेके जाना है। अब ये सारा पोर्शन, ये सारा जर्नी, इट इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अब आप यहां पे क्या किया करते हैं, पुराना नॉलेज, चंद मिनट पहले का नॉलेज इस्तेमाल करें। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आप सारे के सारे पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेट्स से ये पहला पाथ, पहला पॉइंट, पहला स्टेशन, फर्स्ट, दिस इज सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, शॉर्ट छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया। ये जो आखिरी स्टेशन इंफिनिटी का है, दैट इज एन सेगमेंट, nth पार्ट। सो हर पार्ट में मान लीजिए कि इतना छोटा पार्ट है कि हर पार्ट में फोर्स कांस्टेंट है। पहले पार्ट तक का जो रास्ता है, पहले पार्ट तक का जो फासला है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज r1 ऑब्वियसली। सेकंड पार्ट तक का जो फासला है फ्रॉम अर्थ सरफेस, दैट इज लेट्स से r2। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होगा, दैट इज डेल्टा r। तो आप अब जानते हैं कि लेट्स से दिस डेल्टा r इज रिटन एज r2 माइनस r1। क्या ख्याल है, ये बात समझ में आती है बच्चों? ये जो डेल्टा r है ये किसके इक्वल है? दिस कंप्लीट इज r2। इसमें से r1 को निकाल दीजिए तो डेल्टा r आ जाएगा। कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। मान लें कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में एक और पॉइंट है जिसे हम r कह रहे हैं। दिस r इज द मीन पॉइंट इन बिटवीन 1 and 2। सो ये मीन में है, सेंटर में है, दरमियान में है, तो ये r किसके इक्वल हो जाएगा? r1 दरमियान में है ना भाई, तो r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। क्या ख्याल है, बात समझ में आती है? इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये बन जाएगी r2 इज इक्वल्स टू डेल्टा r प्लस r1। मैं जरा इसे डब्बे में बंद कर लेता हूं। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं ये सारा कुछ क्यों कर रहा हूं, तो इस बात का जवाब मैं आपको पहले ही दे दूं। आपने इस बॉडी को इस पॉइंट से उठा के इंफिनिटी पे लेके जाना है। जो काम करना पड़ेगा वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो आप जानते हैं कि काम जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बगैर नहीं होता। आपको चाहिए फोर्स। फोर्स किसके इक्वल है कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो F वुड बी इक्वल्स टू G m मास ऑफ अर्थ स्मॉल m ओवर r स्क्वायर। आपको चाहिए r स्क्वायर। सो इस r स्क्वायर को फाइंड करने के लिए मुझे सारी तकलीफ करनी पड़ेगी। इस r को फाइंड करने के लिए मुझे सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। r फाइंड करूंगा, F फाइंड हो जाएगी। F फाइंड करूंगा, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, वर्क आ जाएगा और वही वर्क एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो हम आगे बढ़ते हैं। डेल्टा r बता दिया r2 माइनस r1 के इक्वल है। r है क्या? r1 प्लस r2 ओवर 2 के इक्वल है। r2 वहां से डेल्टा r प्लस r1 के इक्वल है। बच्चों अब आपने करना क्या है? कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3 पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 n दिस वन 2, इसे 2 में उठा के पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा r वुड बी इक्वल्स टू r1 प्लस दिस
delta r, this r2 will be delta r plus r1 over 2, r किसके इक्वल आ जाएगा r1 प्लस डेल्टा r, ब्रैकेट खोल दी मैंने, into plus r1 over 2, r1 plus r1 you will get r is equals to 2r1 plus delta r over 2. इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इसकी फ्रैक्शन को स्प्लिट कर दीजिए, r is equals to 2r1 over 2 plus डेल्टा r over 2 काट दीजिए, r is equals to r1 plus डेल्टा r over 2. ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 4. r आ गया, आपको तो r नहीं चाहिए, आपको तो r स्क्वायर चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, सो टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर ले लीजिए इक्वेशन नंबर 4 का, r इज इक्वल्स टू r1 प्लस डेल्टा r बाय 2 का ले लिया स्क्वायर. इस साइड पे किसने लेना है, इस साइड पे भी लो ना, r का स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a b. इसको यहां से भगा दो, इस इक्वेशन को जरा सॉल्व कीजिए, 2 को 2 से काट दीजिए, ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर ओवर 4 प्लस r1 डेल्टा r. अब एक प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम ये है बच्चों, शुरू में कहा था कि ये सारे सेगमेंट्स बहुत छोटे हैं, तो डेल्टा r इज अ स्मॉलर टर्म, स्मॉलर टर्म का स्क्वायर ले लें, मजीद छोटी टर्म आती है, छोटी चीज का स्क्वायर लें, जब आप छोटा आया उसको मजीद 4 पे डिवाइड कर दिया, तो ऐसा करते हैं, इसे फारग ही कर देते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 0 नेग्लिजिबल हो गया. आर स्क्वायर किसके इक्वल बचा, r1 स्क्वायर प्लस r1 डेल्टा r के इक्वल, दिस इज आर स्क्वायर. मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसे, मजीद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डेल्टा r बता दिया था r2 माइनस r1 के इक्वल है, जरा पुट कर दो यहां पे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r1 डेल्टा r क्या है भाई, r2 माइनस r1, करो ना जरा मल्टीप्लाई, r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 माइनस r1 स्क्वायर, अल्लाह ये तो क्या, r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 r2. सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ r स्क्वायर. मैंने कहा था सबसे पहले आपने r स्क्वायर करना है कैलकुलेट, आपका थोड़ा सा मसले का छोटा सा हिस्सा हल हो गया, r स्क्वायर आ गया, फोर्स आ गई, तो करो जरा वर्क कैलकुलेट. वर्क इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखता हूं, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा. लेके जाना चाह रहे हो ऊपर की तरफ, फासला तय करवा रहे हो ऊपर की तरफ, ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी है, फासला नीचे की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ है, एंगल इज 180 डिग्री, जहन में रखना है, भूलना नहीं, तो लिख दो फिर W इज इक्वल्स टू, फोर्स क्या है जी, F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m. अब R स्क्वायर नहीं लिखूंगा, R स्क्वायर की जगह लिखूंगा R1 R2 इंटू D. हर सेगमेंट का करना कैलकुलेट, सो W के साथ क्या लिख रहा हूं, तवज्जो रखनी है साथ साथ, फ्रॉम 1 to 2, यू आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 पार्ट टू सेकेंड पार्ट, फ्रॉम 1 to 2. सो कितना फासला, कितना डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा R कॉज ऑफ 180 डिग्री. तो फिर आ जाओ साथ, W इज इक्वल्स टू 1 to 2 इज इक्वल्स टू GMM ओवर R1 R2. डेल्टा R की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा R किधर है जी, डेल्टा R ये है, R2 माइनस R1 और cos 180 इज -1. सो -1 यहां पे लिखने की बजाय स्टेप को सिंपल करके -1 को ले आते हैं बाहर. अब इसी को W फ्रॉम 1 to 2 इज रिटन एज -GMM, क्या लिख सकता हूं, R2 माइनस R1 ओवर R1 R2. सिर्फ फ्रैक्शन को रिवर्स कर दिया, फ्रैक्शन को चेंज कर, नॉट रिवर्स सॉरी, फ्रैक्शन को मॉडिफाई कर दिया. अब इसको मजीद यूं लिख सकते हैं, फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज -GMM R2 ओवर R1 R2 माइनस R1 ओवर R1 R2. ले जी कैंसिल करें, W फ्रॉम 1 to 2 इज -GMM 1 over R1 minus 1 over R2, right?
ये वर्क आ गया एक से दूसरे स्टेप का। अब आप जा रहे हैं दूसरे से तीसरे स्टेप पे। सो वर्क की वैल्यू क्या आएगी, W फ्रॉम 2 to 3 माइनस, सारा नहीं करूंगा, अब अंडरस्टूड है, R2 माइनस R3 करते करते अब आप N तक पहुंच गए। कहां से पहुंचे, N से पीछे वाले से। N से पीछे कौन है, कौन है भाई N से पीछे, बुझो जरा, N माइनस 1। सो वर्क from N minus 1 to N is equals to minus GMM 1 over R N minus 1 over R N। क्या ख्याल है? It is the work of every segment। तमाम सेगमेंट्स का वर्क आपने अलग अलग कैलकुलेट कर दिया। 1 से 2 नहीं, ये वाला फॉर्मूला 1 से 2, 2 से 3 करते 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 N माइनस 1 से N तक। नाउ टोटल वर्क इसके इक्वल आ जाएगा WT इज इक्वल टू W1 प्लस W1 to 2 प्लस W2 to 3 करते करते WN माइनस 1 से N तक, क्योंकि आपने जाना तो N तक है, N आपकी मंजिल है। सो यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि जगह पे रिलेशन लिख के साबित कर दूं, बाकी का काम पीछे ले जाऊंगा दोबारा। फ्रॉम 1 to 2 द रिलेशन इज माइनस GMM 1 over R1 माइनस 1 over R2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2 to 3 के लिए GMM 1 over R2 माइनस 1 over R3 up to minus GMM 1 over Rn minus 1 to 1 over Rn। क्या ख्याल है? उम्मीद है कि विजिबल होगा, चीजें समझ में आ रही होगी। इसी को लेके चलना आगे। बाकी का काम बच्चों तवज्जो रखिएगा जरा, साथ साथ हेडिंग्स नोट नहीं भी की तो परेशान नहीं होना, इट इज नॉट अ क्लासरूम, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसी रिलेशन को माइनस जी एम एम कॉमन ले रहा हूं। जब माइनस जी एम कॉमन लूंगा, अब बहुत अहम बात है, टोटल वर्क फ्रॉम 1 to N माइनस GMM ले लिया कॉमन, तो पहला क्या है 1 over R1 माइनस 1 over R2। क्या ख्याल है? जब माइनस कॉमन लोगे तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। द नेक्स्ट थिंग इज 1 over R2, 1 over R2, फिर उसके बाद देखो ये माइनस 1 over R3 है, माइनस 1 over R3 करते 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 माइनस 1 over Rn। लो भाई, अब बीच वाली सारी एंटिटीज ने कैंसिल हो जाना है, सिर्फ पहली बचेगी और आखिरी बचेगी, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, आगे वाला प्लस का, सब कैंसिल हो गया। सो वर्क इन गोइंग फ्रॉम 1 to N इज माइनस GMM 1 over R1 minus 1 over Rn, not sorry, plus 1 over Rn माइनस ये, सॉरी, ठीक है जी। अब आपने कहा था कि ये जो Rn है कहां तक है, इंफिनिटी पे लेके जाना है। इस अर्थ कहां गई भाई, चलो अर्थ नहीं है तो खैर, ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के इंफिनिटी तक लेके जाना है। So this Rn is now infinity. Let's put Rn as infinity. क्या होगा जनाब, देखिएगा 1 to N is equals to minus Gm small m 1 over R1 something over infinity. Do you know what is something over infinity? Something over infinity gives you 0. Red Bull gives you 1. सो देखिएगा आगे, लेट्स डू इट हियर, बाकी का काम जरा इधर करते हैं। सो W फ्रॉम 1 to infinity now it is minus GM small m into 1 over R1, और जनरली लिखा जाएगा एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी U minus GMM over R. So this is the relation of absolute potential energy
अब ये तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो तो यूं पूछ लिया जाता है कि इस नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस क्या है। लॉन्ग में भी आपने हेडिंग डाल दी सिग्निफिकेंस ऑफ अ नेगेटिव साइन। क्या है जी सिग्निफिकेंस, जानते हैं, बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंस ये है कि ये नेगेटिव साइन ये जाहिर कर रहा है, दो बातें हैं, दोनों बातें आपसे शेयर करता हूं। पहला, ये नेगेटिव साइन ये जाहिर कर रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हैं। आपने ऑब्जेक्ट को जमीन से उठा के इंफिनिटी तक लेके जाना, सो यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। दैट मीन्स द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज अट्रैक्टिव। अर्थ नीचे की तरफ खींचना चाह रही है, आप अगेंस्ट लेके जाना चाह रहे हैं, सो जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। एक बात। दूसरी बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी में दिया था कि रेफरेंस पॉइंट की चॉइस बहुत जरूरी है। अब इस केस में आप कहते हैं कि इन दिस केस इंफिनिटी पे, डायग्राम इंफिनिटी पे सपोज कर लीजिए यही वो अर्थ है और दैट इज दैट इंफिनिटी। ऑन इंफिनिटी एनर्जी बिकम्स जीरो। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी विल बिकम लेस नेगेटिव, एनर्जी बढ़ती जा रही है। मान लें कि इंफिनिटी पे एनर्जी, इंफिनिटी को रेफरेंस पॉइंट माना हुआ, बताया था कि रेफरेंस पॉइंट की एनर्जी जीरो ली जाती है। इंफिनिटी पे एनर्जी जीरो है, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं एनर्जी लेस नेगेटिव होती जा रही है। लेस नेगेटिव का मतलब एनर्जी बढ़ती जा रही है। हाँ, आप यूं भी कर सकते हैं, आप अर्थ को रेफरेंस ले लें। जब अर्थ को रेफरेंस लेंगे तो फिर अर्थ पे एनर्जी जीरो हो जाएगी, ऊपर जाते जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। लॉन्ग के लिए तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स टॉक अबाउट एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी पे चंद सवाल आपसे डिस्कस करने हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है जी? व्हाट इज मींट बाय एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी कि जिससे अगर कोई चीज फेंकी जाए तो फिर वापस ना आए। सपोज करें कि दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, आपने चीज ऊपर की तरफ फेंकी, थोड़ी देर के बाद वापस आ गई, मगर इस बार जब आपने फेंकी तो वापस नहीं आ सकी, बल्कि इट लेफ्ट द अर्थ, इट एस्केप्ड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो वो वेलोसिटी की वैल्यू जिससे अगर कोई बॉडी कोई चीज फेंकी जाए तो इन्फिनिटी पे चली जाए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के चली जाए, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड, डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, इट इज डिनोटेड बाय बीइंग एस्केप। अच्छा, अब यहां पे इसका रिलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। इट्स रिलेशन इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gm ओवर r। एक तो रिलेशन ये लिखा जाता है, दूसरा रिलेशन ये लिखा जाता है अंडर रूट 2gr। अब बच्चों बड़ी अहम बात यहां पे करनी है आपके साथ, जरा तो जागते रहिएगा। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो लगता कुछ ऐसे है कि एस्केप वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ रेडियस। और अगर आप इक्वेशन 2 को देखें तो लगता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ रेडियस। तो भाई असल माजरा क्या है? अगर एमसीक्यू आ जाए कि भाई व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, तो आप इन दोनों में से किसको चूज करेंगे? ये दोनों चूज करेंगे। अगर बोथ की ऑप्शन हो तो यकीन करें कि मेरे जैसे बच्चे से दोनों ऑप्शंस को पिक कर ले, लेकिन दोनों ऑप्शन को पिक करना गलत है। एक टिप दे देता हूं, यहां पे आगे काम आएगी। हमेशा जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी बनाते हैं तो कोशिश किया करें, बल्कि ये मेक श्योर किया करें कि उस रिलेशन में जिन दो चीजों की प्रोपोर्शनैलिटी बनाना चाह रहे हैं उनके अलावा बाकी तमाम चीजें कांस्टेंट हो। तो अगर आप इस सेकंड इक्वेशन को देखें, v और r में प्रोपोर्शनैलिटी बनानी है, बाकी पीछे क्या बटा 2 इज कांस्टेंट, g इज नॉट कांस्टेंट। विद द चेंज इन द रेडियस ऑफ अर्थ, विद द चेंज इन द रेडियस, थिकनेस, डायमीटर ऑफ अर्थ प्लैनेट, r की वैल्यू चेंज करेगी, g भी चेंज कर देगा, ग्रेविटी की वैल्यू भी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज कर देगी। सो दिस रिलेशन इज नॉट करेक्ट। तो आप किस रिलेशन से पे फॉर्मूला बनाएंगे? दिस रिलेशन, द above relation will help you to make up correct proportionality। अब आप यहां पे देखिएगा, r और v में प्रोपोर्शनैलिटी बनानी है, 2 कांस्टेंट है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैसे ही कांस्टेंट है, mass of earth that is constant। So this relation will help you to make a proportionality between v and r।
सो एक बात तो तय हो गई कि जी ये रिलेशन ठीक है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है दिस वन इज रॉन्ग। एमसीक्यूज में सवाल आएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी को, इन्वर्स प्रोपोर्शनल को दुरुस्त उठाना है, इसको करेक्ट पिक करना है। दूसरी बात जो एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ है दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करें यहां पे वैल्यूज पुट करके 11 किलोमीटर पर सेकंड आती है। अब सवाल यहां पे आपसे पूछने लगा, जरा खुद ही आंखें बंद करके जवाब दीजिएगा, जरा सवाल सुन के अपने आप को जवाब दीजिएगा। सवाल कुछ इस तरह का है कि मेरे पास लेट से एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसका वजन 10 किलो है। उस 10 किलो के पत्थर को मुझे स्पेस में भेजने के लिए एस्केप वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड है दैट इज 11 किलोमीटर पर सेकंड। अब मान लीजिए कि मेरे पास जो पत्थर है वो 10 किलो का नहीं है, वो 5 किलो का छोटा पत्थर है मेरे पास। उसे स्पेस में भेजने के लिए क्या एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी? ऑप्शन दे देता हूं। पहले 10 किलो का था, एस्केप वेलोसिटी थी 11 किलोमीटर पर सेकंड। अब पत्थर 5 किलो का है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ऑप्शन एक है लेट्स से 6 किलोमीटर पर सेकंड, 11 किलोमीटर पर सेकंड सेम, या 20 किलोमीटर पर सेकंड। क्या ख्याल है? अब इसमें बच्चे समझते हैं कि यार वो पहले पत्थर भारी था, 10 किलो का था, तो वेलोसिटी थी 11 किलोमीटर पर सेकंड। अब पत्थर छोटा हो गया, हल्का हो गया, तो उसको फेंकने के लिए वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी लेट्स से कम, 5-6। गलती नहीं करनी। एस्केप वेलोसिटी जो है दैट इज v is equals to √2gm/r। एस्केप वेलोसिटी कहीं पे भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, चाहे ऑब्जेक्ट 5 किलो का हो, चाहे 10 किलो का हो, चाहे 1000 किलो का हो, द एस्केप वेलोसिटी विल रिमेन सेम 11 किलोमीटर पर सेकंड। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। देन देयर इज अ टॉपिक दैट इज इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। You have to see it by yourself। इंतहाई आसान सिंपल सा टॉपिक है। मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूं। यहां पे आपके पास एक ब्लॉक है, जो किसी हाइट पे है, लेट्स से जमीन से किस हाइट पे? एच हाइट पे। बताओ भाई इसके पास ऊपर कौन सी एनर्जी है? ऊपर सारी की सारी एनर्जी जो होगी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ऊपर तो रुका हुआ है, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं। सो इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज 0। टोटल एनर्जी क्या है? mgh। जब नीचे गिराना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे गिरना शुरू होगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन साथ ही साथ देखो इसकी हाइट भी तो कम हो रही है। जब हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये गिरता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की वजह से बढ़ती जाएगी। सो इस जगह पे लेट्स से इस जगह पे द हाइट इज h-x, इसने फासला तय कर लिया x। अब यहां पे जब आप सॉल्व करते हैं तो स्टिल टोटल एनर्जी इज mgh। तो यू विल से कि जैसे जैसे बॉडी नीचे गिरती जा रही है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, मगर टोटल एनर्जी कंजर्व है। वो छोटे तो पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना डिस्ट्रॉय हो रही है ना क्रिएट हो रही है, इट रिमेन्स कांस्टेंट बट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पोटेंशियल से काइनेटिक में जा रही है। अगर आप बॉटम पे देखें, एट द लोएस्ट पॉइंट देखें, राइट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जमीन पे हिट करने से पहले पहले हाइट हो गई 0 तो पोटेंशियल हो गई खत्म और काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी mgh, मैक्सिमम बन जाएगी। सो टोटल एनर्जी इज वंस अगेन mgh। सो टोटल एनर्जी फिर सेम है, ऊपर सारी की सारी पोटेंशियल, काइनेटिक 0, नीचे सारी की सारी काइनेटिक, पोटेंशियल 0, टोटल एनर्जी इज mgh। सो हो क्या रहा है यहाँ पे? जैसे जैसे पोटेंशियल कम होती जा रही है, काइनेटिक बढ़ती जा रही है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, बड़ी अहम बात, इसको लिख सकता हूँ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यही इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की खूबसूरती। जितनी काइनेटिक कम, जितनी पोटेंशियल कम, उतनी काइनेटिक बढ़ती जाएगी। एक बात। दूसरी बात, अगर आप फ्रिक्शन को इनकॉर्पोरेट करें, फ्रिक्शन का इफेक्ट साथ साथ स्टडी करें, फिर क्या होगा भाई? अब जैसे जैसे पोटेंशियल कम हो रही है, काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, साथ उस पोटेंशियल का कुछ हिस्सा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में भी जाया हो रहा है। वो हिस्सा कैसे लिखा जाएगा? मान लो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऊपर की तरफ है,
मोशन नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट होती है, फ्रिक्शनल फोर्स F है जो कि ऊपर की तरफ है। इसकी सारी हाइट h थी। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस सम एनर्जी इज ऑल्सो लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। एनर्जी आपको पता है वर्क के इक्वल ही होती है, वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई किया तो ये वो वाली एनर्जी आ गई जो कि फ्रिक्शन की मध्य में जाया होगी, दैट विल बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो ये इसकी फाइनल स्टेटमेंट है जो कि एंड पे लिखी हुई है। इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, एमसीक्यूज कह रहा हूँ न्यूमेरिकल भी हैं, लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो जरा देख लीजिएगा, थोड़े से ट्रिकी हैं, इसी फॉर्मूले की बुनियाद पे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज यस पेज नंबर 91 अपनी किताब को जरा देखिएगा। द बॉक्स देयर इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, गुलाबी रंग का डब्बा है, वहां पे एमसीक्यूज बड़े अहम है। सोर्सेज ऑफ एनर्जीज क्या है हमारे पास? सोर्सेज ऑफ एनर्जी सोलर है, बायोमास है, फॉसिल फ्यूल है, उसके साथ ही बॉक्स में लिखा हुआ है ओरिजिनल सोर्स। एमसीक्यूज बनता है व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ विंड। बच्चा कहता है ये सवाल कहां से आ गया? अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, ये यहां पे लिखा है। व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ विंड? द ओरिजिनल सोर्स ऑफ विंड इज सन। सो ये देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं यहां पे बल्कि खड़े खड़े तमाम एनर्जीज का जो ओरिजिनल सोर्स है वो सन है, सिवाय टाइड्स के। टाइड्स आपको पता कैसे बनती हैं? टाइड्स आर फॉर्म ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून। एक टाइड्स का सोर्स मून है, दूसरा जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स अर्थ है। सो इन दो के अलावा बाकी तमाम सोर्सेज सन ही है। अच्छा यार फिर आगे आओ, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज पेज नंबर 92 पे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, थ्योरेटिकल बात है सारी की सारी। जस्ट ओपन योर ईयर्स, पेन शेन अपने हाथ में पकड़ लें, किताब सामने रख लें, क्योंकि अब आपने मार्क करना है बहुत ज्यादा। मार्क किताबी काम अब आ गया, अब किताब से मार्क करने वाला काम है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो छुपे हुए हैं जो अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होते। व्हाट इज मेंट बाय नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? नॉन कन्वेंशनल सोर्स से क्या मुराद है? देखिए दो किस्म के एनर्जी सोर्सेज होते हैं, एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल। एक शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा मशहूर बना करता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स है जो कि रवायती तौर पे सदियों से चला आ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे डीजल से एनर्जी, जनरेटर की मदद से बनाना, डीजल बर्न करना, उस एनर्जी को, डीजल की एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये कन्वेंशनल सोर्स है। फॉसिल फ्यूल कन्वेंशनल सोर्स है। व्हाट इज नॉन कन्वेंशनल? नॉन कन्वेंशनल वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जिनमें बहुत सारी एबिलिटी है एनर्जी को पैदा करने की, फ्यूचर में अभी इस्तेमाल नहीं हो रहे मगर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे। क्योंकि किताब थोड़ी सी पुरानी लिखी हुई है, इन्होंने अब डैम्स जो है, डैम्स जो हमने बनाने भी थे, खैर जो डैम्स की एनर्जी है वो नॉन कन्वेंशनल में लिखी हुई है। अब वो कन्वेंशनल के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, सदियों से अरसे से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में इस्तेमाल हो रही है। सो जी पहला सवाल, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के पहले दुल्हन में डेफिनेशन लिखी हुई है, दीज आर द एनर्जी सोर्सेज व्हिच आर नॉट वेरी कॉमन दीज डेज, हाउएवर इट इज एक्सपेक्टेड दैट दीज एनर्जी सोर्सेज विल कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द वर्ल्ड एनर्जी। अब इसमें जो सबसे पहले टॉप पे दैट इज एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। टाइड्स में आपको बता चुका कैसे बनती है। चांद ऊपर आता है, चांद की कशिश की वजह से, वो छोटे होते हमें कहानी सुना करते थे कि वो 14वीं की चांद पे झील सैफुल मुलूक पे परियां आती थी। वो कहानी एवं नहीं बनी हुई, इसी वजह से बनी हुई है कि जब 14वीं का चांद ऊपर आता है लहरों में तुगयानी आ जाती है, लहरें ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो हम समझते थे कि शायद परियां, परियां नहीं है, वो असल में अट्रैक्शन है मून की जो कि उस वाटर लेवल को राइज कर देती है। आपकी किताब में पेज नंबर 92 पे डू यू नो में लिखा हुआ है कितना वाटर लेवल राइज करता है? 21 सेंटीमीटर राइज करता है। सो नेक्स्ट टाइम वो परियां नहीं है, दैट इज फिजिक्स, वो फिजिक्स है, वो परी नहीं है, ठीक है। अब टाइड्स की एनर्जी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? बाय मेकिंग डैम्स। डैम्स पानी को स्टोर भी करते हैं, हाई लेवल जब डैम में पानी स्टोर हो जाता है, हाई लेवल पे आ जाता है, आप पानी को छोड़ते हो, वो पानी नीचे टर्बाइंस पे गिरता है, टर्बाइंस घूमते हैं, बिजली बननी शुरू हो जाती है। सो सवाल, पहला सवाल कि एनर्जी फ्रॉम टाइड्स हासिल कैसे की जाती है? कैसे की जाती है? विद द हेल्प ऑफ डैम्स। दूसरा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम विंड्स? सोर्स मैंने आपको पहले बता दिया था, सन है। फिर दूसरा सवाल, एनर्जी फ्रॉम विंड हासिल कैसे की जाती है? विंड नहीं सॉरी, एनर्जी फ्रॉम वेव हासिल कैसे की जाती है? वेव्स कैसे बनती है? जब वाटर का प्रेशर, जब एयर का प्रेशर चेंज होता है, एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी में मजीद लहरें बनती हैं
उन लहरों की वजह से एनर्जी को हासिल करते हैं। एनर्जी हासिल करने के लिए प्रोफेसर सॉल्टर, वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं, प्रोफेसर सॉल्टर ने एक डिवाइस बनाई थी, दैट डिवाइस वाज कॉल्ड एज सॉल्टर्स डक। शॉर्ट क्वेश्चन कि भाई सॉल्टर की जो प्रोफेसर सॉल्टर था उसकी डिवाइस का नाम क्या है? सॉल्टर्स डक है। क्या करती है? वेव्स में से एनर्जी को हार्वेस्ट करती है, वेव्स की एनर्जी को यूटिलाइज करती है। अब इसके दो पार्ट्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सॉल्टर्स डक? दो पार्ट्स हैं, डक फ्लोट और बैलेंस फ्लोट। बस इसमें से ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज सोलर एनर्जी। अब यहां पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, ये बात थोड़ी सी अहम आ गई। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे बना करते हैं। सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी थी? जो सूरज से आने वाली एनर्जी है, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सवाल पहला ये बनता है, इन हाउ मेनी वेज सोलर एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड? सो तरीके तो बहुत है, लेकिन हमारी किताब में जो दो तरीके लिखे हुए मैं उन्हें जरा डिस्कस करूंगा। पहला तरीका आप सब जानते हैं, सोलर सेल। सोलर सेल की मदद से आप सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज से रोशनी पड़ी, उस रोशनी की मदद से आपने एक सेल के ऊपर वो रोशनी गिरी, उस सेल से बिजली पैदा होनी शुरू होगी। वो इंशाल्लाह जब चैप्टर नंबर 18 आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर का, मैं वहां पे बताऊंगा कि सोलर सेल कैसे काम करता है। तो सोलर एनर्जी का एक तरीका डायरेक्ट क्या है? सूरज की रोशनी को कन्वर्ट करना है बिजली में, किसकी मदद से? सोलर सेल की मदद से, एक तरीका। दूसरा तरीका सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करने का क्या है जी? सोलर वाटर हीटर्स। व्हाट आर सोलर वाटर हीटर्स? सोलर वाटर हीटर्स क्या होते हैं जनाब? जब आप कभी नॉर्दर्न एरियाज में जाएं तो सबसे पहला सवाल ये होता है होटल में घुसने से पहले कि भाई यहाँ पे गर्म पानी आता है? वो कहते हैं हाँ जी, सोलर हीटर्स यहाँ पे लगे हुए, गर्म पानी आता है। वो सोलर हीटर्स कौन से होते हैं? वो ये सोलर वाटर हीटर्स होते हैं। होता क्या है जनाब? दिस इज द सरफेस, सरफेस के ऊपर सोलर एनर्जी पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है। आमतौर पे सरफेस या तो शीशे की बनाई जाती है, मिरर की, ग्लास सरफेस होती है, या तो वो सरफेस ब्लैक सब्सटेंस की होती है। आपको पता है ब्लैक सब्सटेंस इज अ गुड एब्जॉर्बर। जो लाइट भी उस पर पड़ेगी, जो हीट भी पड़ेगी, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। नीचे पानी के पाइप्स हैं, वो सारी हीट इकट्ठी होकर पानी के पाइप्स पर जब पड़ेगी, कॉपर पाइप्स होते हैं, गर्म हो जाएंगे और एक साइड से ठंडा पानी एक साइड से गर्म निकलना शुरू हो जाएगा। सो एक सवाल तो हो गया कि सोलर एनर्जी को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? पहला सोलर सेल, दूसरा सोलर वाटर हीटर की फॉर्म में। दूसरा सवाल यहां से ही बना करता है, वो ये है, व्हाट इज मेंट बाय सोलर कांस्टेंट? सोलर कांस्टेंट की जी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, व्हाट इज मेंट बाय सोलर कांस्टेंट? जिन्होंने चैप्टर पढ़ा वो तो सोलर कांस्टेंट के बारे में पहले पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुन लें। सोलर कांस्टेंट देखो यार, सूरज की रोशनी जमीन पे आ रही है, द अर्थ इज falling the energy is falling on earth, passing through the atmosphere, passing through the space. अब सोलर कांस्टेंट क्या चीज है? सोलर कांस्टेंट जरा देखिएगा, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन पासिंग थ्रू द 1 मीटर स्क्वायर एरिया। कितनी एनर्जी इस 1 मीटर स्क्वायर की एरिया में से 1 सेकंड में पास कर रही है? That is called as solar constant. Let me define it once again. The amount of energy passing through 1 meter square area in 1 second is called as solar constant. So, energy passing per second, yani energy is let's say measured in kilojoules. Kilojoules of energy passing per second through 1 meter square area. ये सोलर कांस्टेंट के यूनिट्स हैं, आपके सामने लिख दिए। सो किलो जाउल्स पर सेकेंड इज क्या बनता है? किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में से पास कर रही है, इट इज पर मीटर स्क्वायर। सो सोलर कांस्टेंट यूनिट हो गया किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अब बात बड़ी अहम आ गई, लेट्स से ये हमारी अर्थ है खूबसूरत सी, जो अपना एक एटमॉस्फेयर रखती है, आबो हवा। आपने एटमॉस्फेयर की वो लेयर्स वगैरह सारी पड़ी हुई है, टॉपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। इससे ऊपर जो एनर्जी है जो सूरज से आ रही है पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दैट इज सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती है, इनसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट बिकम्स 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों है जी? ऊपर ज्यादा क्यों और नीचे कम क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर में
एयर मॉलिक्यूल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स हैं, उनसे जब एनर्जी स्ट्राइक करती है, डिस्पर्स हो जाती है, स्कैटर कर जाती है, एनर्जी लॉस हो जाता है और 1.4 की वैल्यू रह के सिर्फ 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर रह जाती है। फिर एक छोटा सा सवाल हो रहा है, कहते हैं कि जी व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोलर सेल्स। सोलर सेल्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जी? यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन इसका भी बना करता है, यूजेस के तौर पे कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं आपको पता है? आपके जहन में छोटी मोटी डिवाइसेस जितनी आ रही है लिख दें। वॉचेस में इस्तेमाल होते हैं, कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल होते हैं, अब तो ऑफिस में, घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं। सोलर पैनल्स लगवाएं और 5 साल के लिए, 10 साल के लिए मुफ्त बिजली हासिल करें। सो ऑफिस में, घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, वॉचेस में है, कैलकुलेटर्स में है। इसके अलावा ये सोलर सेल सैटेलाइट्स में इस्तेमाल होते हैं बिजली प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सोलर एनर्जी अबंडेंट मकदार में, वाफर मकदार में होती है। उस सोलर एनर्जी से वो अपने तमाम काम किया करते हैं सैटेलाइट्स के अंदर। देन द नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास कूड़ा करकट या जो कैटल वेस्ट है, मवेशियों के जो वेस्ट है, उससे एनर्जी कैसे हासिल की जाती है? यहाँ पे भी बड़ा मशहूर एक सवाल है। एनर्जी फ्रॉम बायोमास, सवाल कुछ इस तरह से है जी, इन हाउ मेनी वेज एनर्जी फ्रॉम बायोमास कैन बी एक्सट्रैक्टेड, कैन बी यूटिलाइज्ड? जवाब दो तरीके हैं जी। एक तरीका तो ये डायरेक्ट कंबस्टन बाय बर्निंग दैट बायोमास। जो बर्नेबल कूड़ा है, वो जो कूड़ा, जो करकट है, जो बर्नेबल है, जिसे जलाया जा सकता है, उसे जला के एनर्जी हासिल की जा सकती है। दूसरा है प्रोसेस बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बोले तो गलने सड़ने के अमल से। सुन जी, पहले तो बात करते हैं कंबस्टन की। अक्सर खबरें आया करती थी आज से 5-7 साल पहले कि जनाब फलाने मुल्क ने कूड़े से बिजली बना दी। अब कूड़े से बिजली बनाने का कतई तौर पर मकसद ये नहीं है कि जनाब कूड़े में आप तारें लगाएं और बिजली बल्ब ऑन हो जाएगा, ऐसे कतई तौर पे नहीं होता। हाउ डू दे डू? बाय कंबस्टन। वो जो बर्नेबल सॉलिड वेस्ट है उसे बर्न किया जाता है, उसकी हीट से वाटर को वाटर वेपर्स में, स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। हाई प्रेशर स्टीम को टरबाइंस में मारा जाता है और टरबाइंस घूमते हैं, तो उस कूड़े को जलाने की मदद से स्टीम की मदद से टरबाइंस की मदद से बिजली बना दी। सो एक तरीका है बाय डायरेक्ट कंबस्टन, दूसरा है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन कहते हैं गलने सड़ने के अमल को। अब जो चीजें तो जल नहीं सकती, हम उन्हें क्या करते हैं, जमीन में एक पिट गड़ा गोदते हैं, उसको कवर कर देते हैं ग्लास से, उसमें भर देते हैं वो सारा वेस्ट जो जल नहीं सकता। फिलहाल जब इस पे सनलाइट पड़ती है, सूरज की रोशनी डिके को, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कैटलाइज करती है, बढ़ा देती है, उसकी वेलोसिटी को, स्पीड को बढ़ा देती है। ये कचरा जलना शुरू होता है, गलना सड़ना शुरू होता है, गैसेस बननी शुरू होती हैं, और आमतौर पे ये वो सारी मीथेन हो गई और बाकी वो तमाम गैसेस हैं जो कि बर्नेबल गैसेस यहाँ से निकलती हैं। इन गैसेस को इकट्ठा कर लिया जाता है एक चैम्बर में, उस चैम्बर में इन गैसेस को फिर बर्न किया जाता है। बर्न करने से फिर वाटर को वाटर वेपर्स में, स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, उससे टरबाइन चलाए जाते हैं। सो दोनों तरीके हो गए। देन देयर इज जियोथर्मल एनर्जी। यस, व्हाट इज मेंट बाय जियोथर्मल एनर्जी? जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, वो एनर्जी जो कि जमीन की गर्मी से हासिल हो, दैट इज कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी। अब आप सब जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट यानी 10 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी है यहाँ पे। मोल्टन रॉक्स हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड। मोल्टन रॉक्स जैसे आप लावा या मैग्मा भी कहते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 200 to 800 तकरीबन उनका टेम्परेचर होता है। 200 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो तमाम रॉक्स बनी हुई हैं। अब हम अगर कुछ इस तरह का काम करें कि यहाँ से एक होल डिग करें, उस मॉल्टन रॉक के पास से होते हुए दूसरी तरफ होल डिग करें और पाइप को जो एक साइड से इंसर्ट किया था बाहर निकाल लें। अब आप क्या करें, यहाँ से पानी डालना शुरू करें, बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर यहाँ से आपको स्टीम मिलनी शुरू हो जाएगी, हाई प्रेशर स्टीम मिलनी शुरू हो जाएगी। उस स्टीम से यू कैन वंस अगेन बर्न, यू कैन वंस अगेन रन द टरबाइंस चलाएंगे और बिजली हासिल हो जाएगी।
एक तरीका तो ये जो एनर्जी आप हासिल करें दैट इज कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी। अब सवाल ये आता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, सोर्सेज पे सवाल आता है, इसके सोर्सेज क्या हैं जी। तो जरा पेज नंबर 95 पे देखिएगा, 3 हेडिंग्स बनी हुई है, रेडियो एक्टिव डिके, रेसिडुअल हीट और कंप्रेशन ऑफ मटेरियल, दीज आर द 3 सोर्सेज। वो आप लोग लिख लीजिएगा, टाइम नहीं भी लिखने का, वो 3 सोर्सेज हैं उसके, वो तीनों लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सवाल बना करता 2016 में शायद आया था, 2017 में शायद आया था, डिफाइन एक्वाफायर। एक्वाफायर क्या होता है जनाब, और डिफाइन गीजर, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, यस GEYSER गीजर। तो डिफाइन गीजर और डिफाइन एक्वाफायर, ये सवाल आता है, ये सवाल मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। व्हाट इज मेंट बाय एक्वाफायर, व्हाट इज मेंट बाय गीजर। आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास वही सरफेस ऑफ अर्थ है, बिलो सरफेस ऑफ अर्थ यू हैव गॉट सर्टेन रॉक्स, कुछ रॉक्स आपके सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे हैं और कुछ रॉक्स मोल्टन लावा की फॉर्म में एट वेरी हाई टेम्परेचर, लेट्स से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कुछ रॉक्स ऐसी हैं दे कंटेन वाटर इन देम। अंडर सरफेस ऑफ अर्थ वाटर रिजर्व्स होते हैं, जमीन के नीचे पानी के कुछ रिजर्व्स हैं। मान लीजिए कि ये वाली रॉक जो है अपने अंदर पानी के रिजर्व्स रखती है, पानी मौजूद है इसमें। जैसे ही ये रॉक यहाँ से कमजोर होनी शुरू होगी, द वाटर विल कम इन कॉन्टेक्ट टू दैट मोल्टन रॉक एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड की रॉक यहाँ मौजूद तमाम के तमाम पानी को वेपोराइज करना शुरू होगी, गर्म करना शुरू होगी, पानी वेपोरेट होना शुरू होगा। जहाँ कहीं से भी ये रॉक वीक होगी, दैट वाटर विल एरप्ट थ्रू दैट सरफेस, वो वाटर वहाँ से स्टीम की शक्ल में बाहर निकलेगा। बाहर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम की वजह से वो जो स्टीम बाहर निकलेगी, बाहर आके वापस कंडेंस हो जाएगी इनटू वाटर, वापस कंडेंस हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि शायद एक शावर, एक फाउंटेन चल रहा है। सो दिस प्रोसेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज गीजर। ये जो एरप्शन ऑफ हॉट स्प्रिंग है, पानी का बाहर निकलना, गर्म पानी का जमीन को चीरते हुए बाहर निकलना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज गीजर। और वो रॉक जहाँ पे पानी स्टोर हो रहा है, दैट रॉक इज कॉल्ड एज एक्वाफायर। नहीं जी, ये था जी आपका चैप्टर नंबर 4। इन दीज 2 आवर्स वी हैव डिस्कस्ड द कंप्लीट चैप्टर की डिस्कशन होगी। इसके अलावा अगर कोई सवाल है आपका, कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, यू कैन कमेंट देयर। यकीनन जहाँ पे सोर्स होगा आप यू कैन कमेंट देयर। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।